वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज से आप लोग का नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है और हिस्ट्री में भी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वही पार्ट आज सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड कर दी गई हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करके अब हिस्ट्री स्टार्ट की गई है। अगर आप इसका स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पेड क्विजेज़ मिलेंगी, सेक्शनल टेस्ट होंगे, उनके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए भी नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड करा दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं या फिर ये जो नंबर आपको दिया गया आप इस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। लेकिन अभी जो आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं सामान्य सी जानकारी के साथ आपको हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। और इतिहास के प्रश्न आपने देखा है कि कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको डेट दे दी जाती है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो एक एक डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना है। जैसा कि अब प्रश्न पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी आपको ये भी प्रिपेयर कराऊँ जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको तैयार करवाई है। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी, आप न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में ऐड है सारी क्लासेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप आसानी से वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो सबसे पहले आपको यही जानना है। ज़्यादातर आपने बुक्स में जो पढ़ा है, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आ जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जब यूरोपियन कंपनीज आने लगती हैं भारत में, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा होता है, उसी समय पर आप देखेंगे आधुनिक भारत का विकास माना जाता है। वहीं से वो समय ले लिया गया है जब यूरोपियन कंपनी आने लगी हैं भारत में। तो एक एक करके इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स देखेंगे, यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी आ रही। तो सबसे पहला जो चैप्टर भी है आपका इसमें वो यही है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन या फिर अंग्रेज़ों का जो भारत में विस्तार होता है। क्योंकि यूरोपियन कंपनीज में ज़्यादातर आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर एक एक करके जब क्रम देखेंगे तो उसमें जो अंग्रेज रहे वो बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करते हैं। और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पहले लिस्ट के फॉर्म में देखेंगे, फिर एक एक करके जो भी आपको समझना है सारे युद्ध हम देखेंगे। क्योंकि आपस में आए तो थे ये व्यापार करने के, लेकिन धीरे धीरे आपस में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने लगते, अपना क्षेत्र जमाने लगते और आपस में युद्ध होते हैं। उन युद्ध को भी पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ने वाले हैं। फिर इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो यहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के राजा महाराजा हैं जिनकी सत्ता है, छोटे छोटे क्षेत्र में शुरू होती है, फिर बड़े भाग में भी इनका युद्ध या फिर आक्रमण शुरू हो जाता है। तो कैसे इन्होंने चालाकी से पूरे भारत पे अपना कब्जा किया, इस आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम भी देखेंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उसके साथ साथ आगे कॉन्सेप्ट आप पकड़ते जाएंगे जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है यूरोपियन कंपनीज़ में, मैं बात करने वाली हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वो होती है 1600 में, ठीक है। 1609 में विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। ये सारे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप एक एक डेट जरूर देखते चलिएगा। इतिहास में जो ये डेट दी गई है इनका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है और इन्हीं को जब क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाता है ना, तब फिर दिक्कत होती है अगर आप डेट नहीं याद कर रहे हैं। रटना नहीं है, बस अपने दिमाग में एक एक चीज़ समझते चलेंगे, एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे, डेट याद होने लगेंगे। फिर 1611 में क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन होता है, सूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर अभी इन्होंने अपना कोई कारखाना नहीं बनाया है, सिर्फ व्यापार करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि जब ये पहले आते हैं जहांगीर के दरबार में तो इनको कारखाना खोलने की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर यूरोपियन कंपनियाँ और आ चुकी होती हैं, जिसमें पुर्तगाली बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय।
क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी व्यापार क्षेत्र में। लेकिन धीरे धीरे जब ये अंग्रेज भी आते जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये भी व्यापार कर पाए और इनको भी बाद में कारखाना खोलने की अनुमति मिल जाती, लेकिन उससे पहले ये अस्थायी कारखाना बना लेते हैं। कारखाना कोई फैक्ट्री टाइप में नहीं था कि बड़ी सी फैक्ट्री बना ली, बस एक केंद्र स्थापित कर लेते थे जहाँ से ये अपना व्यापार आसानी से कर सकें। तो कैप्टन मिडल्टन को सूरत में तो व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है 1611 में, लेकिन ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ बनाया। तो 1611 की ही बात है जब ये मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना बनाते हैं, मतलब वो स्थायी नहीं था। 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 1613 में सूरत में पहला स्थायी कारखाना बनता है किसका? अंग्रेजों का। बात है 1615 की, जब राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1618 तक राजदूत 2 फरमान, कौन कौन से 2 फरमान हैं? सम्राट और राजकुमार खुर्रम में से दोनों से मिल जाते हैं, 2 फरमान मिलते हैं। इनको फरमान क्या मिलता है? को अंतर्देशी टोल से मुक्त व्यापार पुष्टि करने में सफल रहता है। मतलब अब ये क्या करते हैं, जो इनका व्यापार है इसमें इनको टोल फ्री करके, मतलब ये टैक्स नहीं पे करेंगे, इस तरीके से इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। फिर 1616 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम जगह है वहाँ पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये जो सूरत में स्थापित किया उसके बाद है, दक्षिण में इनका पहला कारखाना है। अस्थायी कारखाना भी यहीं से इन्होंने शुरू किया था, याद रखिएगा। 1632 में कंपनी को गोलकुंडा का जो सुल्तान है इससे भी सुनहरा फरमान मिल जाता है, जिससे उनके व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो जाती है। बात है 1633 की, कंपनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपुर है, बालासोर, ये क्षेत्र उड़ीसा में पड़ते हैं और यहाँ पर अपना पहला कारखाना बना लिया। तो सबसे पहले सूरत में, दक्षिण में बात करें तो मसूलीपट्टनम में 1616 में, 1633 में कहाँ पर? उड़ीसा में हरिहरपुर, बालासोर, पहला कारखाना पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लेसेस जरूर याद कर लीजिएगा और डेट। 1639 में कंपनी को वांडीवास के एक स्थानीय शासक के नायक डमरला वेंकटाद्रि नायक से मद्रास का पट्टा प्राप्त हो जाता है। फिर 1651 में कंपनी को हुगली, जो कि बंगाल में है, वहाँ से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। 1662 में क्या होता है, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनसे शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे मिल जाता है। अब ये राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा इनका नाम था। इनसे शादी करने पे ये राजकुमारी पुर्तगाली थी और ये चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश राजा थे, लेकिन दहेज में क्या मिल रहा है? भारत का स्थान। देखते चलिए। फिर 1667 में क्या होता है, औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फरमान दे दिया। 1691 तक कंपनी को बंगाल में अपना व्यापार जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपये के बदले, भुगतान के बदले शाही आदेश मिल गया। सिर्फ 3000 में ये खुलेआम व्यापार अब कर सकते थे। फिर 1717 में मुगल बादशाह फरूख सियर हैं, इन्होंने एक फरमान जारी किया, इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापार देना इसका प्राथमिक उद्देश्य हो गया था। अब देखिए, यहाँ तक हमने जो बात की, एक शॉर्ट जो आपको बोलते हैं ना कि टीज़र दिखाया गया है, अभी आपने टीज़र देखा है, ये अंग्रेज़ों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में भी जान लीजिए और भी जो कंपनीज हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। अभी डिटेल में हम लोग इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो 1486 में पुर्तगाली यात्री होता है बार्थोलोमेओ डियाज, ये केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच जाता है। क्या होता है कि जब ये व्यापार करने के लिए भारत तक स्थल मार्ग से नहीं आ पाते हैं तो नई खोज शुरू करते हैं, समुद्र से रास्ता खोजना शुरू करते हैं। और जब रास्ता खोजना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोमेओ डियाज, ये पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं। ये आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे तो जो उसका लास्ट टिप है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक तो पहुँच जाता है। फिर 1498 की बात है, पुर्तगाली नाविक होता है वास्को डी गामा, ये आता है, एक पथ प्रदर्शक भी इसको मिल जाता है। केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो इनको पता ही चल गया था। फिर इनको मिल जाता है गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद, इसकी सहायता से भारत का रास्ता जान पाता है और कालीकट के बंदरगाह तक पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। अब जब ये कालीकट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर तत्कालीन शासक होते हैं जमूरी, वो इनका स्वागत भी करते हैं। इसके बाद 1501 में एक बार जाकर के इतने खुश हो गए, इतना इन्होंने व्यापार करके धन कमा के फिर से लौट के आए। अभी जब फिर से 1501 में लौट के आए तो ये वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा याद कर लीजिएगा। 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसका नाम याद कीजिएगा, ये बन के आता है पुर्तगाली गवर्नर भारत में। ये जो अल्बुकर्क है इसने गोवा को बीजापुर से छीन लिया था 1510 में।
1530 में नीनो डी कुन्हा आता है गवर्नर बनके, ठीक है। और ये पुर्तगाली गवर्नर होता है जो अपनी राजधानी परिवर्तित करता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है, कोचीन से गोवा ले जाता है। फिर आप देखिए 1534 में जो पुर्तगाली है नीनो डी कुन्हा, इसके नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शासित द्वीप और बसीन का क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। 1599 में स्थल मार्ग से एक अंग्रेज शासी व्यापारी है मिल्टन हॉल, जो भारत में आगमन करता है। उस समय स्थल से आना भी बड़ी बात थी। 1599 में मिल्टन हॉल आया था, ये तो हम लोगों ने बात कर ली। और इनके द्वारा एक कंपनी स्थापित की जाती है, मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी होती है। अब चूंकि ये आए थे स्थल मार्ग से, तो जॉन मिल्टन हॉल इनको शासी अंग्रेज व्यापारी का नाम दिया गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1661 में पुर्तगाल ने बंबई का क्षेत्र, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शासक जो थे चार्ल्स द्वितीय, इनको ब्रिटिश शासक थे, इनको दहेज में दे दिया था। और इसके बाद आप देखेंगे 1664 है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जॉर्ज चार्नॉफ द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना हुई 1690 में। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल पुर्तगाली यात्री था, भारत पहुंचा। 1631 में कासिम खान मुगल सरदार होता है जिसने हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था। छोटी सी जानकारी की लिस्ट के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने बता दी। लेकिन अब शुरू होता है आपका चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय वासी आते हैं वो पुर्तगीज थे। इसके बाद कौन आते हैं, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। क्रम याद कर लीजिए, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इस तरीके से याद रखिए कि आपको भूले ना, ठीक है। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन जो इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ये भी फैक्ट तैयार रखिएगा। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। अब ये जो यूरोपीय कंपनी थी, इनसे व्यापार बहुत पहले से ही होता रहा है, भारत से पहले से ही होता था। लेकिन इनके जो रास्ते थे उनको भी याद रखना है, पहले इनके कौन कौन से रास्ते थे जब तक यूरोप वासियों ने समुद्र का रास्ता नहीं खोज लिया था। तो इसमें जो पहला रास्ता आता है वो देखिए। तो मध्यकाल में क्या होता था कि पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से समुद्र के रास्ते जाता था, वहाँ से इराक और तुर्की होकर के ज़मीन का रास्ता था, आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा तक। ये पहला मार्ग हो गया। फिर दूसरा मार्ग देखिए, लाल सागर होकर के मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग, और वहाँ से फिर समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा पहुँचा जाता था। एक तीसरा और रास्ता था, कम प्रचलित था, स्थल मार्ग से भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस, बाल्टिक सागर, इनको पार करता हुआ जाता था। तो ये 3 रास्ते थे पहले जिनके द्वारा व्यापार होता था यूरोपियों से भारत का। इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले 2 मुख्य समुद्री मार्ग थे, ठीक है। कौन कौन से, प्रथम फारस की खाड़ी से होकर और दूसरा लाल सागर से होकर के था। लेकिन जो फारस की खाड़ी वाला वो जो रास्ता था वो ज़्यादा प्रचलित था, और जो लाल सागर वाला रास्ता था वो इसलिए दुष्कर हो जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत कोहरा पड़ता था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, और इसी कारण पूर्वी और पश्चिम देशों के मध्य जो संपर्क था वो मार्ग तुर्कों के अधीन आ गए, और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर के जो पूर्वी देश से व्यापार करने की सुविधा थी इससे सीधे इनकार कर देते हैं। अब क्या होता, कोई तो रास्ता खोजना था, तो उसमें सबसे आगे आ जाते हैं पुर्तगाली और स्पेनवासी। ये क्या करते हैं, भौगोलिक खोजों का युगारंभ कर देते हैं, कोई ना कोई खोज करते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाल के नाविक सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज 1487 में उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच जाते हैं, केप ऑफ गुड होप तक रास्ता खोज करके पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाते क्योंकि इन्होंने बहुत सारे तूफानों का सामना किया था, और इसीलिए इस जो जगह पे पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप, उसको बोल दिया तूफानी अंतरीप। 1494 में स्पेन के निवासी थे कोलंबस, ये भी मार्ग ढूंढने ही निकले थे, लेकिन पहुंच गए अमेरिका, और इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। 1498 में सफल रहते हैं वास्को डी गामा, जो कि उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत में पहुंच जाते हैं। इनकी एक मदद भी मिल जाती है, एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मनीद, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट और कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ौच, कैम्बे, ये सब उस समय प्रसिद्ध बंदरगाह थे, अरब व्यापार के केंद्र भी हुआ करते थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, यहीं से व्यापार हुआ करता था। तो ये एक सामान्य सी जानकारी जो इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं, और आगे मैं इस क्लास को कल से कंटिन्यू करूँगी। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, वो क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर आप RO का री एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर UPPCS का एग्ज़ाम देने वाले समय है, जो पिछली क्लासेस हैं उनको तो कर ही लीजिए, जो भी पढ़ा रही हूँ वो कीजिए। इसके साथ साथ आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। एक जगह फुल स्टडी मटेरियल के साथ बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी ही क्लास के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।
मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।